इन दो जंग अजीम के बाद एक पार्टीशन प्लान बनाया गया 1947 में, नवंबर 1947 में एक पार्टीशन प्लान दिया गया जिसमें ये कहा गया कि पॉपुलेशन और लैंड ओनरशिप की बुनियाद पर इसको फ़लस्तीन की जो ज़मीन है इसको डिवाइड किया जाएगा। यानी कि जिस खित्ते में फ़लस्तीन ज़्यादा हैं या अरब्स ज़्यादा हैं वो फ़लस्तीन बना दिया जाएगा, और जिसमें जूज़ आबाद हैं वो उनको दे दी जाएगी। और उसके बाद जो लैंड ऑनरशिप है कि भाई कौन सी ज़मीन की जो मलकियत है वो किसके पास है, उसको भी थोड़ा बहुत देखा जाएगा। तो नवंबर में ये एक पार्टीशन प्लान दिया गया और 14 मई 1948 को ये एक प्लान डिक्लेयर किया गया कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर में ग्रेट ब्रिटेन का जो मैंडेट है वो 14 मई को एक्सपायर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन जो उसको एडमिनिस्टर कर रहा था। और 15 मई 1948 यानी इसराइल के वजूद का दिन, इसराइल की आज़ादी का दिन कह लें, इसराइल के मिडल ईस्ट में वजूद का दिन, इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट ना करते हुए 1948 में अरब इसराइल वार हुई, जिसे फर्स्ट अरब इसराइल वार कहते हैं, जिसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरेबिया ये 5 अरब ममालिक शामिल थे और दूसरी साइड पर इसराइल था। इसराइल को सपोर्ट थी अमेरिका की और इन अरब कंट्रीज़ को सपोर्ट थी यूएसएसआर की। इसमें तकरीबन यूएसएसआर और अरब्स की साइड से तकरीबन 67,000 सोल्जर्स ने हिस्सा लिया था और अमेरिका और इसराइल की साइड से तकरीबन 1,13,000 सोल्जर्स ने हिस्सा लिया था। लेकिन अरब्स को इसमें बहुत ज़्यादा बुरी शिकस्त हुई। ये जंग तकरीबन 10 महीने जारी रही, जिसके बाद इसराइल का जो टेरिटरी थी वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो गई। अब आती है 1956 की वार, जिसमें कैरिज्मेटिक लीडर थे इजिप्ट के जमाल अब्दुल नासिर। इन्होंने ये प्लान बनाया कि सुइज़ कैनाल, गल्फ़ ऑफ अकाबा और स्ट्रेट ऑफ तीरान को हम नेशनलाइज कर देते हैं और इनको ब्लॉक कर देते हैं इंटरनेशनल शिपमेंट के लिए, जिसकी वजह से इसराइल की शिपमेंट पे असर होगा, अमेरिका की ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और ताकि हम असवन डैम जो इजिप्ट बना रहा था उसके लिए फ़ंड रेज़ कर सकें। तो इस ब्लॉकेड को फ्रांस और ब्रिटेन ने क्रिटिसाइज़ किया और इन पर जो है वो जंग शुरू कर दी। और इस जंग को यूनाइटेड नेशंस और यूएस ने क्रिटिसाइज़ किया और डिप्लोमेटिकली एक सॉल्यूशन इसका निकालना शुरू हुआ। इस जंग के आखिर में जमाल अब्दुल नासिर की स्टैंडिंग और उनकी जो लीडरशिप थी और उनका जो कैरिज़मा था वो और ज़्यादा बुलंद हो गया। फ्रांस और ब्रिटेन के लिए ये एक शर्मिंदगी का बायस बना और इसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस एमरजेंसी फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया, जो कि इस सारे खित्ते को मॉनिटर करेंगे, स्पेशली सुइज़ कैनाल और गल्फ़ ऑफ अकाबा, स्ट्रेट ऑफ तीरान को। लेकिन अगेन 48, 56 की तरह 67 की वार में भी इसराइल का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी रहा। इसराइल ने यरूशलेम को टोटली कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है या जो सीरिया की गोलान हाइट्स हैं, इन सब पे इसराइल ने अपना कब्ज़ा कर लिया था और इसराइल की स्टैंडिंग और उसकी टेरिटरी और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसराइल मजबूत हो चुका था और फुली वो क्लेम कर रहा था कि अब जो लैंड ऑफ फ़लस्तीन है वो उस पर उसी का कब्ज़ा है। डिप्लोमेटिकली बात कर लें या पॉलिटिकली या मिलिटरीली बात कर लें तो इसराइल की स्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। देन आती है 1973 की वार, जिसे अरब्स के लिए अक्टूबर वार कहा जाता है और इसराइल इसको यौम किपर वार कहते हैं। इस वार में ऑयल को एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया। वेस्ट का और अमेरिका का ऑयल बंद कर दिया गया ताकि वो मजबूर हो जाएं एक सेटलमेंट के लिए। लेकिन ये वार किसी भी कंक्लूजन के बगैर, किसी सेटलमेंट के बाद ख़त्म हो गई। ये सारी जंगें लड़ने के बाद इसराइल ने, अरब्स ने, अमेरिका ने ये रियलाइज़ किया कि फ़लस्तीन के मसले का हल जंग में नहीं है और मिलिटरीली इस मसले का हल नहीं निकल सकता, हमें नेगोशिएशन टेबल पर बैठना पड़ेगा। इसके लिए वो कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया, वाशिंगटन में बैठे और इस मसले का हल निकाला। ये कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ जिमी कार्टर, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, और हेनरी किसिंजर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के उस वक्त, जिन्होंने ये शटल डिप्लोमेसी शुरू की। इन दोनों ने
ये रियलाइज़ किया और इस पे एग्री किया कि इजिप्ट रिकॉग्नाइज़ करेगा इसराइल को, और इसराइल ने जो 1967 की वॉर के बाद से इजिप्ट के जो इलाके थे सिनाई पेनिनसुला और सीरिया की गोलान हाइट्स, वो उसको रिलीज़ कर देगा। तो एज अ रिज़ल्ट इसराइल को 1978 और 79 के स्टार्ट में इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज़ कर दिया, और ये इजिप्ट अरब कंट्रीज़ में पहला मुल्क था इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करने का। देन जॉर्डन के साथ इसी तरह की स्टार्ट हुई पीस टॉक्स, और जॉर्डन ने भी 1994 में इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर दिया। हेनरी किसिंजर अपनी किताब वर्ल्ड ऑर्डर में लिखते हैं कि अरब इसराइल के मसले का हल उस वक्त इसलिए निकल सका कि सबसे पहले दोनों साइड ने ये रियलाइज़ किया कि वायलेंस को कम किया जाए, और अमेरिका की इसमें एक्टिव डिप्लोमेसी थी। तीसरा फैक्टर ये था कि विजनरी लीडरशिप ऑफ अनवर सादात। इसी के बाद 1993 में ओस्लो अकॉर्ड भी साइन हुआ, जिसमें PLO और इसराइल ने शिरकत की, और इन्होंने एक 2 स्टेट सॉल्यूशन या PLO को रिकॉग्नाइज़ किया इसराइल ने। PLO की जो सरबराही कर रहे थे उस वक्त यासिर अराफात थे, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे यट्ज़िक राबिन। दोनों साइड से जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो उन्होंने इस अकॉर्ड यानी ओस्लो अकॉर्ड के ख़िलाफ़ वो खड़े हो गए, और उनका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, जिसकी वजह से यट्ज़िक राबिन को असैसिनेट कर दिया गया। और उसके बाद इस अकॉर्ड में ये एग्री हुआ था कि 1999 तक इसराइल और फ़लस्तीन का एक सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, जिसकी स्ट्रॉन्ग मज़म्मत की दोनों साइड से उन एक्सट्रीमिस्ट ने, और हिज़्बुल्लाह ने और हमास ने 1999 में अटैक शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो लिबरल पार्टी थी इसराइल की उसका डाउनफॉल आया, और उसके बाद लिकुद पार्टी जो करंटली जिस रूल कर रही है इसका जो है वो ज़हूर हुआ।